नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानांजलि फिजिक्स क्लासेस। बच्चों की बहुत डिमांड के बाद आज मैं क्लास 10th साइंस का टॉपिक लेकर आया हूँ। काफ़ी बच्चों के हमारे पास मैसेज आते थे, नोटिफिकेशन आते थे कि सर 10th में भी आप वीडियो बनाइए। तो आज मैं आप लोगों के लिए 10th का एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत सीखेंगे, यूनिट है आपकी लाइट और चैप्टर नेम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं अपने सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन के समय में भी जो शासन के निर्देशानुसार ये व्यवस्था की गई है ऑनलाइन क्लासेस की, तो उसका भरपूर लाभ उठाएं। सभी लोग मन से पढ़ें, भरपूर लाभ उठाएं। और बच्चों को मैं अपने एक बार फिर ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी काम नहीं है, ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को गौर कीजिएगा, ऐसा कोई भी काम नहीं है जिससे आप कर ना सकते हो जितना कि उसके बारे में सोचते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस चीज के बारे में आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा उसको कर सकते हैं। इसलिए सोचने पे टाइम कम बर्बाद करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने काम पर दें, अपनी स्टडी पर दें और निगेटिव थिंकिंग को बिल्कुल छोड़ दें। मैं प्यारे बच्चों बिल्कुल समझिएगा इस चीज़ को, निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव थाट जितने भी आपके माइंड में आते हो उनको बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। क्योंकि निगेटिव थाट्स में अगर आप टाइम लगा रखेंगे, अगर आप अपनी नकारात्मक सोच में समय गंवाएंगे तो आप पढ़ेंगे कब। ज़्यादातर टेंडेंसी होती है बच्चों की कि सर मैं कैसे पढ़ पाऊँगा, तो मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूँगा, उन बच्चों के लिए बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मोस्टली सब यही सोचते हैं कि मैं इस एग्जाम में बैठूंगा, वो मैं कैसे पास कर पाऊंगा, वो तो मेरा एक दोस्त था मुझसे ज़्यादा पढ़ता था, वो फेल हो गया था। मतलब ज़्यादातर हम उसकी फेलर्स पे, असफलताओं के बारे में सोचते हैं। बेटा असफलताओं के बारे में सोचना बंद करके हमें सिर्फ और सिर्फ सफलता के बारे में सोचना है। क्योंकि अगर असफलताओं के बारे में सोचकर हम फेल हों, कोई जरूरत नहीं मेहनत करने की। अगर फेल ही होना है तो उसके लिए पढ़ना बंद कर दो, आज से गारंटी मेरी फेल हो जाओगे। तो भैया फेल होने के लिए थोड़ी हम पढ़ रहे हैं ना, तो माइंड खर्च कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत फेल होने के लिए नहीं करना, हमें पढ़ना है सफल बनने के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ निगेटिव थिंकिंग अपनी छोड़ दीजिए, सकारात्मक सोच बदलिए और सकारात्मक सोच में आ जा पाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको मंजिल जरूर मिलेगी। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक पर। आपका जो यूनिट है लाइट और उसका पहला चैप्टर है जो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर चर्चा करने से पहले बहुत प्यारा वर्ड मुझे लाइट लगा है, तो मैं आपसे पहले लाइट की ही चर्चा करना चाहूंगा। व्हाट इज लाइट, आखिर प्रकाश है क्या। तो जब भी हम कभी चर्चा करते हैं कि प्रकाश है क्या, तो ढेर सारे जवाब मिलते हैं। कोई हमसे कहता है सर प्रकाश वो माध्यम है जिससे हम वस्तुओं को देखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे ही बोलेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ढेर सारे जवाब आते हैं। बेटा सबका आंसर सही है, सब कुछ वही है। ये बात सब कोई जानता है कि अगर प्रकाश नहीं होता तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते। रात में अंधेरा हो जाता है तो हमें प्रकाश के लिए टॉर्च का यूज करना पड़ता है। इसका मतलब प्रकाश के बगैर तो संभव नहीं है हमारी, मतलब कुछ भी हम चीज देख नहीं सकते। ये बिल्कुल फैक्ट सही है। तो थोड़ा सा उसको क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे। क्रमबद्ध से मुझे याद आ गया कि हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो आखिर विज्ञान की भी परिभाषा ही यही है कि किसी भी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा क्रमबद्ध तरीके से अर्जित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। इसलिए विज्ञान में अगर हम आए हैं तो किसी भी टॉपिक पर चर्चा करेंगे तो जरा सा क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित ही करेंगे। तो आते हैं प्रकाश पर यानी लाइट पर। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि संवेदना को जागृत करती है। बिल्कुल वन लाइनर डेफिनेशन है, याद रखिएगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि संवेदना को जागृत करती है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारी डेफिनेशन गलत थी क्या। बेटा वो भी गलत सही है, गलत नहीं है। उसको भी आप याद कर सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं या देखने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी नॉर्मल डेफिनेशन प्रकाश की यानी लाइट की। और फिर आगे चलेंगे आप प्रकाश के गुणों पर। क्योंकि अगर हमने कहते हैं ना कि अगर किसी को हमने सुना कि ये आम है, तो सबसे पहले तो आम को पहचाने कि आम कैसा होता है देखा, और फिर अगर आम ऐसा होता है तो उसके गुणों पर चर्चा करें कि आम मीठा भी होता है क्या। तो हमने प्रकाश को पढ़ा है तो प्रकाश के गुणों पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए प्रकाश के गुणों की अगर बात करते हैं तो पहला ही गुण है वही डेफिनेशन वाला कि प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। लेकिन जरा आगे नोट करिएगा, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश के कारण तो हम वस्तुओं
वस्तुओं को देख पाते हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। ये बहुत बड़ा गुण है प्रकाश का। दूसरी चीज, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। अगर कोई पूछे कि प्रकाश कैसे चलता है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। अब सर विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती है भैया? विद्युत चुम्बकीय तरंगे उन तरंगों को कहते हैं जिनके गमन के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए यहीं से पता चल गया कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसका अगला ही बिंदु आप देख रहे हैं कि निर्वात में भी प्रकाश चल सकता है। यहाँ पर चाल लिखी हुई है, मैं आपको बता दूं, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। क्यों? क्योंकि अभी जब हम ऊपर पढ़ रहे हैं प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है, और मैंने कहा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसका मतलब प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगला है, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश कभी भी अपारदर्शी माध्यम में गुजरता नहीं है, बल्कि अगर सामने कोई चमकदार तल पड़ जाता है तो प्रकाश वहीं से टकराकर वापस आ जाता है, और प्रकाश के अपने ही माध्यम में वापस आने की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, जो आपका टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर, इसी को हिंदी में हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। मैं यहां लिखे दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए यहीं पर इसके गुणों पर ही ये भी वर्ड आ गया कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। मैंने कहा कि जब प्रकाश किसी अपारदर्शी माध्यम पे पड़ता है तो अपारदर्शी माध्यम से गुजरता नहीं है, इसका मतलब उसी माध्यम में वापस लौटता है। ध्यान दीजिएगा कि जब प्रकाश किसी चमकदार अथवा चिकने या पॉलिश किए हुए तल से टकरा करके अपने ही माध्यम में पुनः वापस आ जाता है, तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से, यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गुजरता है तो प्रकाश की यह घटना अपवर्तन कहलाती है। मतलब अगर पारदर्शी माध्यम है तो प्रकाश क्या होगा? गुजर जाएगा उस माध्यम में। तो अगर एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। ये बेसिक जानकारी थी आपको प्रकाश के बारे में। अब आगे इसी के क्रम में जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। चलेंगे, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं तो क्या होती हैं? कोई बताएगा इसे? एनीवन? कोई भी बोले क्या होती है प्रदीप्त वस्तुएं? चलिए अच्छा, हम ये बताते हैं क्या होती हैं प्रदीप्त वस्तुएं। देखिए नाम में ही लिखा है प्रदीप्त, प्रदीप्त वस्तुएं, और दूसरा है जो आपका अप्रदीप्त वस्तुएं। बिल्कुल सिंपल है, समझिएगा। प्रदीप्त वस्तु हम किन्हें कहेंगे और अप्रदीप्त वस्तुएं हम किन्हें कहेंगे। तो प्रदीप्त वस्तुओं के बारे में समझिएगा थोड़ा सा। जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। क्या होता है बेटा? कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो किसी और के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो अक्सर कैसी की होगी प्रदीप्त वस्तुएं? तो देखिए सूर्य स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है, तो क्या हुआ? पहली प्रदीप्त वस्तु में हमने क्या लिख दिया? सूर्य। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? अब अगर आप डेली लाइफ की बात करें सर, कुछ एग्जाम्पल डेली लाइफ के, तो बल्ब भी आप कह सकते हैं, वो भी आपका स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ठीक है, तो प्रदीप्त वस्तु में ध्यान देना है। आपके मन में ढेर सारे ऑप्शंस आएंगे तो आप सब वो बिल्कुल सही होगा, डिफिनेशन गौर करिए, एग्जाम्पल आपको मिल ही जाएंगे। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या है? वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है। सिर्फ इतना सोचना है, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, या कह सकते हैं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, आप 5 एग्जाम्पल ढूंढ के लिख के लाएंगे। ठीक है बच्चों, अब अगली हेडिंग है अप्रदीप्त वस्तुएं। इसी में अप्रदीप्त वस्तु में तो देखिए किसी भी वर्ड में अगर आ लग जाता है तो हिंदी में हम उसको कहते हैं नहीं। ध्यान दीजिए, किसी भी शब्द में अगर उपसर्ग आ लग जाए तो हिंदी में उसका मतलब क्या होता है? नहीं। आप तो हिंदी पढ़ते होंगे, थोड़ा समझिएगा। ठीक है, तो आ उपसर्ग का मतलब ही नहीं होता है, तो इसका मतलब जो प्रदीप्त की परिभाषा थी उसी में नहीं लग जाए तो वही अप्रदीप्त हो जाएगा। मतलब कहने का यह है कि वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, क्या है? वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अब ये कैसी हुई? स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती लेकिन दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। जैसे
इसका भी एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आप लोग खुद सर्च करिए। बाकी सुंदर सा एग्जांपल है चंद्रमा। सर ये तो उजाला रहता है, इसमें तो प्रकाश होता है, आप कैसे बोल रहे हैं? नहीं बेटा, गौर कीजिएगा डिफिनेशन में, जो हमने डिफिनेशन बताई है बिल्कुल गौर कीजिएगा। जो वस्तुएं हमने कहा स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं। ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा के बारे में अगर आपने पढ़ा हो, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। क्या होता है? चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसलिए हम चंद्रमा को अप्रदीप्त वस्तुओं के अंदर रख सकते हैं। अब प्रकाश का उत्सर्जन डेफिनेशन में हमने ये बताया कि जो वस्तुएं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो आपके ढेर सारे एग्जाम्पल होंगे, जैसे कि कुर्सी, मेज, इनमें कहाँ प्रकाश होता है? ये सब क्या हो गए? ये अप्रदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आएंगे। आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब अगली हेडिंग जो आपकी होगी, प्रकाशिक माध्यम यानी कि ऑप्टिकल मीडियम। अगला टॉपिक जो है आपका प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम। बेटा इंग्लिश वर्जन प्रयास करिए कि पढ़ते जाइए। वजह यह है कि इंटर तक तो आप किसी तरह से काम चला सकते हैं टोटल हिंदी के माध्यम से, लेकिन ग्रेजुएशन में पहुंचते ही आप लोगों को बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि वहां पर इंग्लिश टू इंग्लिश ही सब कुछ होता है। मैं प्रयास करता हूं कि आपको हर टॉपिक का इंग्लिश वर्जन मीन्स देता जा रहा हूं, ठीक है? तो प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? कोई बताएगा कि माध्यम क्या होता है? मैं आपको बिल्कुल सरल से सरल भाषा में समझाऊंगा। जैसे अगर आपको अपने घर से अपने स्कूल जाना है तो एक ना एक रास्ता होता है, एक माध्यम होता है जिस रास्ते से चलकर आप जाते हैं, ठीक है? एक रास्ता होता है जिससे आप चलकर विद्यालय तक पहुंचते हैं। वो क्या होता है? वो आपके विद्यालय का माध्यम होता है, वहां तक आप पहुंचने का। सेम कंडीशन है प्रकाशिक माध्यम की भी, कि प्रकाश जिस रास्ते से गमन करके हम तक पहुंचता है, ठीक है? मैं मोटे तौर पर समझा रहा हूं कि प्रकाश जिस रास्ते से गमन करके हमारे पास तक या पृथ्वी तक पहुंचता है उसे हम क्या कह सकते हैं? प्रकाशिक माध्यम। बिल्कुल समझेंगे। प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम। अब प्रकाश अगर यही हम बात करें टार्च की, अगर हमने टार्च लगाया यहां से और सामने दीवार पर टार्च पड़ रही है तो दीवार तक टार्च कैसे पहुंचा? कुछ ना कुछ रास्ता ट्रेवल किया ना, पथ गमन किया, तो उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाशिक माध्यम। यानी कि साधारण शब्दों में कहें, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम यानी कि ऑप्टिकल मीडियम। अब ये जो प्रकाशिक माध्यम होता है ये भी आपका 3 प्रकार से हो सकता है। 3 प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं बताएंगे? प्रकाशिक माध्यम हमने कहा बेटा 3 प्रकार का हो सकता है, तो कौन कौन सा प्रकाशिक माध्यम हो सकता है? देखिए जो प्रकाशिक माध्यम 3 होंगे, मैं अभी तीनों को यहीं पर समझाऊंगा आपको। जो पहला माध्यम होगा प्रकाशिक माध्यम का, वो होता है आपका पारदर्शक। देखो अब आगे सबको दिमाग में आने लगा होगा। तो दूसरा क्या होगा? पारभाषक। बेटा तीसरा क्या होगा अब तो बता दो। तीसरा आपका जो होगा माध्यम वो क्या होगा? अपारदर्शी माध्यम। ठीक है, क्या होगा? अपारदर्शी माध्यम। माध्यम है, इनको ये भी कह सकते हैं कि पारदर्शी, पारभाषी और अपारदर्शी। ठीक है, पारदर्शक या इसी को हम कह सकते हैं पारदर्शी। किसी को समझने में दिक्कत हो रही है तो समझ सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं पारदर्शी माध्यम। इसे हम पारभाषक या पारभाषी भी कह सकते हैं। और लास्ट है जो आपका अपारदर्शी। 3 माध्यम आपके होते हैं, प्रकाश के 3 माध्यम होते हैं संचरण के लिए, गमन के लिए। तो जो पहला माध्यम हमने कहा पारदर्शी माध्यम, तो पारदर्शी, पारदर्शी आप समझते होंगे सभी कि आर पार मतलब इस पार से उस पार तक दिखाई दे। तो पारदर्शी माध्यम का मतलब क्या हुआ? अभी हमने थोड़ा सा चर्चा की थी जब प्रकाश के गुण बता रहे थे। पारदर्शी माध्यम का मतलब यही है कि जिस माध्यम से गुजरकर प्रकाश का अधिकांश भाग, ठीक है, जिस माध्यम से गुजरकर प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाए, ठीक है, ऐसे माध्यम की हम बात करें जिसमें से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाए। ठीक है, अगर फिर समझिएगा, जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाए उसे क्या बोलते हैं? पारदर्शी माध्यम। क्लियर? फिर अब पारभाषक की बात करें तो पारभाषक क्या होगा बेटा? प्रयास करें बताने का।
पारभाषक का मतलब यही है, देखिए यहाँ पर, क्योंकि दूसरा तो लास्ट जो आपका है अपारदर्शी लिखा हुआ है, इसका मतलब उसमें मैंने कहा आ उपसर्ग लगा है, मतलब क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये बीच में पारभाषक का मतलब यह है कि जिससे प्रकाश का आंशिक भाग गुजरे, ठीक है, जिससे प्रकाश का आंशिक भाग गुजर जाए, ऐसे माध्यम को हम कहते हैं पारभाषी माध्यम। ठीक है, प्रकाश के तीन माध्यम, फर्स्ट है पारदर्शी, मतलब ऐसे माध्यम से जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाए उसे हम बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश का केवल आंशिक भाग गमन करे उसे हम क्या बोलते हैं, पारभाषी या पारभाषक। और जो लास्ट है आपका, ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश का एक भी भाग या प्रकाश का कोई भाग गमन नहीं करता है उसे हम क्या बोलते हैं, अपारदर्शी माध्यम। क्लियर है तीनों? यहां तक अगर क्लियर हो तो हम आगे चले बेटा। अगला टॉपिक जो है आपका प्रकाश की किरण। अगला टॉपिक क्या है, प्रकाश की किरण। बिल्कुल एक एक पॉइंट समझ के चलेगा, साइंस बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, और बिल्कुल ये दिमाग से हटा दीजिए कि सर मुझे साइंस नहीं आती। किसी के दिमाग पे ये नहीं होना चाहिए सर मुझे साइंस नहीं आती। ध्यान दीजिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम। हाँ, कुछ बच्चों की शिकायत ये भी होती है सर मुझे न्यूमेरिकल लगाने में प्रॉब्लम होती है, तो ध्यान दीजिएगा बिल्कुल नहीं होगी। एक एक न्यूमेरिकल को कॉन्सेप्चुअल तरीके से हम बताएंगे, आपको कतई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको हमारे साथ बने रहना है। और हाँ, पढ़ने में इतना ज्यादा आप लोग मग्न हो चुके थे मेरे साथ कि सेशन को शेयर करना भूल गए हैं, तो वीडियो को लाइक करें, सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, चर्चा करते हैं आपका अगला टॉपिक जो है इसी में, प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण यानी कह सकते हैं हम रे ऑफ लाइट। ध्यान दीजिएगा, किरण को इंग्लिश में रे कहते हैं, रे ऑफ लाइट। देखिए नया वर्ड मिला, रे ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की किरण। मैथमेटिक्स में अगर आपको याद हो क्लास 8th में आपने किरण पढ़ा होगा, और अब यहां पर आप पढ़ रहे हैं प्रकाश की किरण। चलिए मैं पहले किरण बनाता हूं, फिर उसी को हम मान लेंगे प्रकाश की किरण। ये भी एक किरण ही है, ये भी किरण ही है, ये भी किरण ही है, ये सारी आपको किरण ही दिख रही है। ठीक है, तीर की तरह निशान होता है किरण का। ठीक है, तो ये किरण है। अब हमें बात करनी है प्रकाश की किरण की, तो चलिए मान लेते हैं कि ये क्या है, प्रकाश की किरण है। तो अगर ये प्रकाश की किरण है तो आखिर इसमें क्वालिटी क्या है, इसको डिफाइन कैसे करें? सर हम तो बुक्स पढ़ रहे थे, बुक्स में भी हमें नहीं मिल रहा था, तो चलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, प्रकाश की किरण क्या है, इसको कैसे परिभाषित करेंगे। ध्यान दीजिएगा बेटा, आप इसको देख रहे हैं, अगर मान लें कि प्रकाश है, जो कि हमने कहा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, या प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, कुछ भी मान लें, तो ये आप देख रहे हैं कि जिधर को जा रहा है उधर ही जा, एक फिक्स। इसमें जो क्वालिटी हमने कहा तो एक ही चीज मिल रही है कि जिस निश्चित दिशा में चल रहा उधर चल रहा, ये जिधर चल रहे उधर चल रहे, मतलब पीछे पढ़ रखे हैं प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अगर ना पढ़े हो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का एक गुण ये भी है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, सरल रेखा में गति करता है। तो देखिए किरण या प्रकाश किरण से हम बात करें कि प्रकाश जिस निश्चित, ध्यान दीजिएगा, जिस निश्चित दिशा में गति करता है, ठीक है, प्रकाश जिस निश्चित बिंदु से जिस निश्चित दिशा की ओर गति करता है, बिल्कुल ध्यान समझने की चीज है। यदि किसी निश्चित बिंदु से किसी निश्चित दिशा की ओर गतिमान है तो उसे हम प्रकाश की किरण कहेंगे। यदि प्रकाश किसी निश्चित बिंदु से किसी निश्चित दिशा की ओर गतिमान है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रकाश की किरण। तो ये तो यहां पर अभी एक किरण की बात की। अब कभी अगर ऐसा हो जाए, एक किरण ये, एक किरण एक किरण ये सभी की सभी एक ही दिशा में गतिमान हो जाए तो इन्हें क्या बोलेंगे, प्रकाश किरण पुंज। पुंज का मतलब क्या होता है, समूह। ये क्या हो गया, ये पुंज हो गया ना, कई किरणों का समूह हो गया, इसे क्या बोलेंगे, प्रकाश किरण पुंज। ध्यान दीजिएगा, तो अभी हमने किरण के लिए कहा कि यदि प्रकाश किसी निश्चित बिंदु से किसी निश्चित दिशा में गतिमान होता है तो उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। और यदि दो या अधिक प्रकाश किरणें किसी एक ही दिशा में गतिमान होती हैं तो हम ऐसी प्रकाश किरणों को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब प्रकाश किरण पुंज अगर समझ चुके हो तो हम आगे चलते हैं, प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार की होती है। तो प्रकाश किरण पुंज आपके 3 प्रकार की होती है। जैसे अभी आपने प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार पढ़ा है, तो फिर ध्यान दिलाना चाहूंगा आपको, प्रकाश किरण पुंज भी आपकी 3 प्रकार की होती है। पहली है आपकी अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, दूसरा है अपसारी और तीसरा है समांतर। मैंने 3 नाम लिए हैं, ध्यान दीजिएगा, अभिसारी किरण पुंज, दूसरा है अपसारी किरण पुंज और तीसरा है समांतर किरण पुंज। पहला नाम क्या लिया हमने,
अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। दूसरा हमने क्या नाम लिया? अपसारी किरण पुंज। तीसरा क्या लिया हमने? समांतर किरण पुंज। चलिए चर्चा करते हैं तीनों की। पहला लिखा है अभिसारी, सर ये नाम नया नया लग रहा है, चलिए ठीक है, इसको हम छोड़ देते, बाद में बताएंगे, ये नया नया लग रहा है। दूसरा है आपका अपसारी, इसको भी कभी सुना था, अच्छा ठीक है। समांतर तो समझ रहे हैं ना, समांतर रेखाएं पढ़ते चले आ रहे होंगे ना। समांतर का मतलब ही है कि ऐसी प्रकाश किरणें जो उसमें सभी प्रकाश किरणें एक ही दिशा में गतिमान हो। मैं फिगर समझाना चाहूंगा आपको। कुछ दिख रहा है? सभी के बीच में अंतर कैसा दिख रहा है? बराबर दिख रहा है ना? इन्हें क्या बोलेंगे हम? समांतर किरण पुंज। क्या क्वालिटी थी समांतर किरण पुंज में? बोले ये परस्पर समांतर थी। तो कह सकते हैं यदि प्रकाश किरणें परस्पर समांतर हो, ध्यान दीजिएगा, यदि प्रकाश किरणें परस्पर समांतर हो तो ऐसे किरण पुंज को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्लियर? ध्यान देखिएगा, यदि प्रकाश किरणें परस्पर समांतर हो तो ऐसे प्रकाश किरणों को हम क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज बोलते हैं। क्लियर? चलिए अब चलते हैं अपसारी। तो देखिए दो वर्ड है यहाँ पर, अप और अभी, बस इनको थोड़ा सा समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। अप का मतलब यहां प्रसार यानी कि फैलने से, क्या है? प्रसार, या कह सकते हैं फैलने से। और अभी का मतलब है यहां पर सिकुड़ने से। अभी सिकुड़ना और फैलना क्या है, मैं फिगर के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। अभिसारी हमने सिकुड़ना बताया है ना, तो अगर अभिसारी सिकुड़ना बताया है तो ध्यान दीजिएगा, आपको सिकुड़ने का मतलब है कि ढेर सारी प्रकाश किरणें, चलिए एक प्रकाश किरण ये है, एक प्रकाश किरण ये है, एक प्रकाश किरण ये है, ऐसी कई प्रकाश किरणें। तो आप क्या देख रहे हैं कि प्रकाश किरणें तो कई है, दूर दूर से आ रही है, लेकिन किसी एक ही बिंदु पर मिल रही है। इस बिंदु को अगर हम P मान लें तो देख रहे हैं सारी प्रकाश किरणें बिंदु P पर मिल रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। मतलब यदि दो या अधिक प्रकाश किरणें किसी एक ही बिंदु पर, यूं कह सकते हैं, यदि दो या अधिक प्रकाश किरणें किसी एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हों, ठीक है, एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो तो उन्हें क्या बोलेंगे आप? अभिसारी किरण पुंज। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? क्या बताया हमने कि सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हो, ठीक है, दो या अधिक जो भी हो, ठीक है, यदि सभी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हो तो ऐसे किरण पुंज को हम क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। तो ये भी हो गया। अब बचा आपका अपसारी। तो अपनी हमने बताया है प्रसार या फैलना। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर प्रकाश किरणें सिकुड़कर एक बिंदु में मिल रही थी, तो यहां पर क्या होगा? प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से निकल रही होंगी। तो इसको हम कह सकते हैं कि यदि प्रकाश किरणें किसी एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, चूंकि यहां पर एक बिंदु पर मिली है तो यहां हमने कहा एक ही बिंदु से निकलेंगी। एक किरण ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी, ऐसी कई सारी हो सकती है ना। तो कह सकते हैं कि यदि सभी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हों तो ऐसे किरण पुंज को क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। समझ में आ रहा है ना? अगर सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हों तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज। यदि प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हों तो ऐसे किरणों को क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। और यदि सभी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हों तो ऐसी प्रकाश किरणों को क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। क्लियर? बेटा बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट समझाते हुए चलेंगे और ऐसे ही आपको मन लगा के पढ़ना है। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका प्रकाश का परावर्तन, वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। हाँ, जो नए बच्चे हम लोगों से जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ताकि जो आपके दोस्त या मित्र अभी तक हमारे चैनल से जुड़ नहीं सके हैं तो वो भी आप लोगों से जुड़ सके, वो भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सके। ये हमारा फ्री ऑफ कास्ट बच्चों के लिए बेहतर प्रयास है। थैंक्स।